भाई डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दीजिए। तो जो चीज ग्रोस थी, जैसे जो एग्जांपल मैंने दिया उसमें हमारा ग्रोस प्रॉफिट तो 6 लाख था ना, मगर 2 लाख की कैपिटल ही कम हो गई, तो नेट कितना रहा? 6 में से 2 को घटा 4। ठीक है। तो जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा दें, ठीक है, क्योंकि इस जीडीपी की वजह से ही डेप्रिसिएशन बना है, इसको प्रोड्यूस करने में ही तो वो 2 लाख रुपए कम हो गए, है ना? ठीक है। तो आप इसको घटा दीजिए तो वो हो गया नेट। अब आप एक लिखिए एनएनपी। एनएनपी की फुल फॉर्म खुद लिख लो। अब जब नेट नेशनल प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसमें काम करो ना, जीएनपी से शुरू करो, है ना? ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? इसे जीडीपी से क्यों करना जब हम पे कोई चीज जीएनपी आई हुई है ना? बताओ क्या करोगे? बच्चे हो गए, इतना तो हमको वाला भी नहीं जानता। जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन, यानी जब भी डेप्रिसिएशन को घटाओगे तो जीएन बन जाएगा, ग्रोस नेट बन जाएगा। वो जीडीपी में करोगे या जीएनपी में करो, ठीक है। और पढ़ा क्या रहे थे हम? शुरुआत कहां से हुई है? नेशनल इनकम से, और उसका जिक्र नहीं आया अब तक। कहाँ आया? दुखी तो कितने हो लिए अब, अभी नेशनल इनकम थोड़ी पता चली क्या है, अभी तो किसी और काम में ही उलझे हुए। कोई बात नहीं। अब हमने 4 चीज कैलकुलेट की, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। एक और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये एक नया शब्द है, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू बराबर होता है एनएनपी, तो लिखी लो। इसमें आप जो एनएनपी ऊपर निकाला था ना, उसको तो कह दो आप एनएनपी एट मार्केट प्राइस। वो बिना कहे ही एनएनपी मार्केट प्राइस था, है ना? अभी तक जितना भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो सब मार्केट प्राइस पर है, सही है। क्योंकि मॉनेटरी वैल्यूएशन कैसे निकल रहा है भाई? जितने में उसकी वैल्यू है मार्केट में, है ना? अब हम बात कर रहे हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सही है। इसको लिखने से पहले समझो, गैस का सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है आजकल घर वाला? 700। 100 सिलेंडर प्रोड्यूस हुए, सही है, और वो बिक गए 700 रुपए में, क्योंकि हमने उसके लिए 700 ही दिया। तो जीडीपी मतलब हमारा जीडीपी कितना हुआ? 70,000। और हम यही मान रहे थे कि भाई जब है 700 का तो 70,000 ही तो हुआ। बोलो, कुछ गलत भी नहीं है, किसी को लग रहा थोड़ी है गलत है भाई, जितने का है उतने पे तो कर रही है वैल्यू। अब बाद में सरकार से हमने पूछा कि अरे अच्छा इस बार 700 रुपए के 100 सिलेंडर में बोले सिलेंडर तो भाई ये 1000 का था। सच्चाई तो ये है कि ये एक सिलेंडर की कॉस्ट कितनी है? 1000। तब तूने तो हमसे 700 ही है, है ना? कि भाई ये 300 रुपए हमने सब्सिडी करती है ना सरकार ऐसे। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि भाई मान लिया कोई आइटम ऐसा है, वो ये चाहती है कि इसकी कॉस्ट भी मत लो जनता से, है ना? ठीक है। तो सिलेंडर मान लिया बनाती है एचपी या आईओसी। भारत में पेट्रोल इतना
इतना टफ थोड़ी है। हाँ बैठ के हाँ वेरी गुड। सरकारी कोई भी नाम बता दो। घर में कौन सी कंपनी का सिलेंडर है? इंडियन का ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम है ना, ठीक है। ऐसे ही एक एचपी, इंडियन, ये होती है ना। 1000 का है तो कायदे में हमें इसकी वैल्यूएशन 1000 की करनी चाहिए। अब 700 की हुई है ऑलरेडी, है ना। फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए 300 रुपए इस 700 से घटाऊं कि जोड़ूं? जोड़ दो। एनएनपी प्लस सब्सिडी, ठीक हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर पे सेम क्यों देना, है ना। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 50 लाख, क्योंकि हमने 5 दिए, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, सही है। और फिर किसी दिन अकेले से मैं मिल गया मारुति के डायरेक्टर और हम कह रहे 5 लाख की है। उससे पूछा तुम्हें कितने की पड़ती है? हमें तो 3 लाख की है, और इसमें 2 लाख तो टैक्स ही है, एक्साइज, कस्टम, फलाना ढिमका, सेल टैक्स, ये दिल सा तो बैठ ही जाएगा। कार तो 5 की ही है तो है ही। अब ये जो प्राइस में 5 लाख दिख रहा है, इसमें 2 लाख तो टैक्स की ही है। वास्तव में लागत कितनी थी इसकी? फैक्टर कॉस्ट। भाई उस फैक्टर कॉस्ट का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब ले जाएंगे 3 लाख में। ये 2 तो सरकार आ गई बीच में, है ना। तो ये 2 लाख तो सरकार के चक्कर में बढ़े। अब सरकार पे नाराज मत होने लगना, वो 300 भी उसने दिए थे और ये फ्री कोचिंग भी वही दे रही है ना। समझ गए? भाई सरकार कहां से लाएगी? ठीक है ना। तो अगर हम जो 10 मारुति कार बनी, जो अभी तक 50 लाख की दिख रही थी, वास्तव में कितने की थी? 30। 20 तो टैक्स के थे, तो सही प्रोडक्शन कार का तो 30 हुआ ना, ठीक है। तो ये जो 20 है, इसको क्या करें? 50 का लिख रखा है ना, सही पे आने के लिए क्या करेंगे? माइनस टैक्स, ठीक है। सरकार डिसाइड कैसे करती है किस आइटम पे सब्सिडी देनी चाहिए? यही तो प्रूडेंस है गवर्नमेंट का, यही सरकार है, यही तो सरकार ने देखना होता है। और अच्छी सरकार और बुरी सरकार यहीं से पता चलती है ना। यही गवर्नेंस है। सच बात तो ये जो आपने पूछा, ये तय इसके सिद्धांत हैं, और सिद्धांत कहां से बनते हैं? हमारी विचारधारा से, है ना। विचारधारा कहां से बनती है? जैसे हम जिस तरीके से जिए हैं, जिस तरीके से हमने सीखा है ना, ठीक है, समझ गए। तो ये जो एनएनपी एक्ट फैक्टर कॉस्ट है ना, इंडिया में इसी को नेशनल इनकम, लिख लो ये, इन इंडिया नेशनल इनकम मीन्स NNP at factor cost। ठीक है, मगर जरूरी नहीं है हर देश में नेशनल इनकम का यही मतलब। कुछ देशों में जीडीपी ही नेशनल इनकम है, कुछ देशों में जीएनपी है, किसी में एनएनपी भी हो सकता है। हमारे यहाँ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई सवाल इसी मुद्दे पे, कभी और मत पूछ लेना कि वो टेलीग्राम कैसे डाउनलोड हो, मैंने जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें कुछ सवाल हो
सरकार सब्सिडी देगी जी तो उसका डेफिसिट घटेगा, मतलब घटता जो घटे बजट में वो बढ़ेगा, हाँ तो उससे अगर सरकार लॉस में होगी क्या? हाँ, सरकार को लॉस, जहाँ फायदा सरकार का जो बजट है ना, बजट जब सरकार दादा उतने पैर पसार है ना, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि बाकी पैर पड़ोसी की चादर में फंसा हुआ, अपने अपनी में रहो। तो चादर पहले तय हुई और उसी हिसाब से हम अपने खर्चे फैलाते, और जो लोग ऐसे नहीं कर पाते, वो पंखे तो लगे हुए नहीं घरों में, जहाँ पर अभी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरतें हैं, तो वो क्या करती हैं, पहले एक्सपेंडिचर बनाती हैं कि भाई क्या कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, और फिर देखती हैं कि इनकम कहाँ से आएगी, और कई बार इनकम उतनी नहीं हो पाती जितने की खर्चे हैं, और खर्चों में कटौती की गुंजाइश ही नहीं, या वो नहीं चाहते करना, तो वहां पे वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था एक शब्द आएगा, अभी पढ़ेंगे, वो यही होती है। हाँ हाँ, वो भी उसका, अगर आप डेफिसिट बढ़ा दो और सरकार चिंता ना करे, जैसे इस बार के बजट में मोदी जी ने यही कहा कि देश क्राइसिस में है, इकोनॉमी क्राइसिस में है, घाटे की चिंता मत करो, इसको थोड़ा बहुत बढ़ता भी है ना, एक फाइनेंशियल प्रूडेंस एक्ट बना हुआ है, वहां पे अपेक्षा है कि आप 5% हुई, मगर उन्होंने क्या किया है कि इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए हमको अभी क्या करना है, घाटे की चिंता छोड़ो, इसमें फर्दर डालो पैसा, है ना, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ते, है ना। तो ये एक बैलेंसिंग करना होता है कि अगर हम यहाँ पर सपोज 100 जने हैं और सबके पास 1-1 रुपया है, ठीक है, सही, तो हमारी सबकी परचेजिंग पावर 100 रुपए है ना। अब बाहर इस कमरे के सामान बिक रहा है, शिक्षा है ना, कुछ कपड़े, कुछ खाना, कुछ भाई एक आधी पिक्चर, एंटरटेनमेंट तो चाहोगे, मोबाइल, मगर 1 रुपये तुम कुछ भी कर लो, टोटल जो डिमांड बाजार में जाएगी इस कमरे से बाहर 1 ही रुपए की तो लेके जाओगे, है ना, जब है 1 रुपया। हाँ, हो सकता है आप ये कहें कि ना इस बार तो पिक्चर देखेंगे, दवाई दी, है ना, वो तो आपकी मर्जी, हाँ तो हो सकता है, लेकिन जो टोटल डिमांड होगी वो 100 रुपए की तो होगी, और ये 100 रुपए क्यों आए, क्योंकि आपने 100 रुपए का काम किया हुआ है। आप चाहे लेबर हो, चाहे लैंड हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे एंटरप्रेन्योर, हम ही हैं सब। अब अगर डिमांड को बढ़ाने के लिए हमें 10 रुपए कहीं से ऐसे ही मिल जाए बिना बात, भाई नोट छाप ली, है ना, ठीक है, नोट छापने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपना ही तो रिजर्व बैंक है। दिक्कत तो नहीं होती, देखो ना भाई, वैसे तो कोई भी ये कहेगा कि जब घर में छप रहे तो छापो, नहीं मैं कह रहा हूँ वो नियम बेटा। अब हम आपस में सोचेंगे कि अरे अच्छा 10 का 1 लेते थे पिछली बार, तो अब क्या ये है कि पैसे ज्यादा आते तो एक काम को 2 सेव ले लेते, डिमांड बढ़ा दी और सेव का प्रोडक्शन बढ़े ना, और दुकानदार को पता चला रहे तो सेव वाले आज बहुत आ रहे, तो 100 की जगह 110 करेगा, वो क्या करेगा, जैसे 110 होंगे हम में से कहेगा छोड़ क्या फायदा, एक ही आ जाएगी डिमांड वहीं की। लेकिन जो सामान पहले 100 रुपए में बिकता था, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो उसी पे हम 110 खर्च करने लगेंगे, तो या तो माल का मूल्य बढ़ गया या रुपए की ताकत घट गई, यही इन्फ्लेशन है। हाँ, अगर वो 10 रुपए जो नोट छापे थे, उन नोट से हम सेब का पेड़ लगाकर और 10 यूनिट सेब की और पैदा कर देते तब तो ठीक था, और पी गए उसकी दारू तो ये गड़बड़।
अगर नए नोट छापने से देश में प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती हो तो छापने का कोई टेंशन मत लो, है ना। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम उसको प्रोडक्टिव यूज में ले पा रहे हैं कि अनप्रोडक्टिव में। और शराब तो अनप्रोडक्टिव है इस सेंस में, है ना। अब ये मत कहना जी उसे पी के ना आइडिया बहुत जल्दी नए, क्योंकि तुम में से किसी को अनुभव थोड़ी है क्या? तो सारे चुप बैठे, समझिए। खैर, हम जो नेशनल इनकम भारत में है उसको हम फैक्टर कॉस्ट पर टोटलिटी को जोड़ लीजिए, तो ये आज हो गई नेशनल इनकम का मीनिंग और कंसेप्ट। अब इसके मेजरमेंट की टेक्निक है, 3 टेक्निक है, नोट करो, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड, एक इनकम, एक एक्सपेंडिचर, एक प्रोडक्शन, 3 तरीके। या तो देश में जितना प्रोड्यूस हुआ है ना उस तरह से देख लो, या फिर फैक्टर हमें पता ही है, उन फैक्टरों से पूछ लो भाई तेरी कितनी इनकम है, उस इनकम को जोड़ लो। तीसरा है एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन। थ्योरेटिकली तो तीनों का आंसर सेम होगा, थ्योरेटिकली, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये ऐसा हो नहीं पाएगा। इसका कारण ये भी है थ्योरेटिकली कि जितना प्रोड्यूस हुआ है जरूरी तो नहीं है ना कि उतना ही कंज्यूम भी हो गया। और 1 साल की बात चल रही है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सपोज 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई थी, मगर इसी ड्यूरेशन में कंजम्पशन हुआ है 98 का। तो अगर कंजम्पशन बेस्ड पर ले लें यानी एक्सपेंडिचर बेस्ड पर तो 98 आएगी गिनती, और प्रोडक्शन के आधार पर आएगी 100। और अगर पिछले साल का इस बार कंज्यूम कर लिया होगा 5 तो 103 आएगी, है ना। तो ये एस्टिमेशन के प्रॉब्लम्स हैं। प्री के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मेन में जब सवाल आएगा तब बनता है क्वेश्चन। प्री में तो आपसे वो देखिए, प्री का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप, और ऑब्जेक्टिव वैसे भी हम अपने जीवन में कई बार नहीं कहते, जैसे हम कोई कमेंट कर देते हैं किसी पे, कहते हैं कि यार ये इसका कमेंट ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। समझते हो ना फर्क, समझते ना। ऑब्जेक्टिविटी भी एक टर्मिनोलॉजी है, सब्जेक्टिविटी सही है। जैसे मैंने आपसे पूछा भी कॉमर्स के कौन है, और उन्हें प्यार से देखने लगे कि ये तो अपने से है, ये क्या है, ये मेरी सब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी क्या है, सब बराबर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब है कि उसे चाहे एक्स को दिखा लो, चाहे वाई को, चाहे जेड को, कोई उसे जांच ले, उसका एक ही आंसर है। तो सही है तो एक नंबर, और नहीं है तो नहीं। इसे टीचरों के इवैल्यूएशन से थोड़ी क्या होगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि गरीबी की समस्या पे लिखो, और जब हम ये कहेंगे कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पे लिखो, तो जो मोदी जी वाले हैं वो कहेंगे जी बस मनमोहन के टाइम पे तो आपत्ति, अब तो ठीक हो रहा है। और टीचर जो है वो है घोषित समाजवादी, तो इसको नहीं, अब वो आंसर नहीं देख रहा, कर दिया ना काम उसने आपका। ये क्या है, ये सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जिसका कोई किसी से भी, किसी भी एंगल से, किसी मतलब जो इवैल्यूएशन करने वाले हैं वो अलग भी हो जाए तब भी सबका वैल्यूएशन एक है। अब चूंकि
4 ऑप्शन आएंगे, एक ठीक होगा तो वो क्लियर कट ऐसा होगा, वो हर एंगल से वही ठीक, सब्जेक्टिविटी घुसेगा। तो सवाल ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो वहां तो आपसे वो ये पूछेगा कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू होता है ना, ठीक है। तो एक बार बता देगा जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, दूसरी बार कहेगा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, है ना। कभी सब्सिडी वाला करेगा, और एक में ये लिखेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ गए ना। यस सर। प्री के अंदर क्वेश्चन आएंगे स्पेसिफिक, कंसेप्चुअल, फैक्चुअल, ठीक है। वो ये पूछेगा कि नेशनल इनकम का भारत में क्या मीनिंग है, जीडीपी, एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, बस ये वाला टिक करेगा, ठीक है। नेशनल इनकम के मेजरमेंट की टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ऑल ऑफ दिस। अब जिसको पता है ना, नाम चेंज कर दो। समझ में आ रहा है। तो जो नेशनल इनकम का पूरा टॉपिक है, इसका मीनिंग, इसकी कंसेप्ट, इसके मेथड, यहां तक तो प्री, और इसके कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे देशों में क्या होता है, ये सब देखेंगे, है ना, ठीक है। तो अब क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अभी 8 मिनट हैं, आप तब तक अटेंडेंस का काम निपटा लें। रजिस्टर अंदर ही मंगवा दो या आप बाहर जाएंगे? हाँ, इसको कर लो प्रॉपर, ठीक है। और इसके बाद ये हुआ आपका नेक्स्ट लेक्चर है, हाँ हिस्ट्री पर है, और मैडम ठीक है, सही है। मैं तो भाग भैया, उसके बाद आप अपना लेक्चर लेकर के, मैं मेरठ कॉलेज में हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ भैया, या भाई अब तो बंद कर दे इसे, हाँ अब तो बंद कर दे। मैं तो थैंक यू सबके बारे में। As you all of you are the new student, I would like to tell you suggest some things about the map of India. First of all, क्योंकि you should know कि कहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन कहाँ थी, किस एरिया को स्पेशली ये बिलोंग करता है, ठीक है। भारत का जो इतिहास है, बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, अगर आप इन जनरल वे में अगर आप देखते हैं तो वो हम उसको शुरुआत करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से। स्टार्टिंग में जितने भी हिस्टोरियंस हैं या जो भी लोग भारत में की स्टडीज में इंटरेस्ट लेते हैं, या उन लोगों ने ये माना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से उनको, मतलब जब तक इसके बारे में खोज नहीं होती तब तक सबके दिमाग में केवल एक ये चीज़ थी कि वैदिक एरा, यानी आर्यंस वर द फर्स्ट पर्सन हु क्रिएट अ ग्रेट सिविलाइजेशन इन इंडिया, जिसने भारत में पहली बार एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो है उसको प्लेस दिया, जगह दी। लेकिन उसके बाद अचानक से स्टूडेंट्स भारत भी, आप सभी को पता है कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में हम लोग एक समय में, लंबे समय में गुलाम रह चुके हैं हमारा देश, और उस ड्यूरेशन तक वी वर नॉट वेरी मच ईगर नहीं थे, क्यूरियस नहीं थे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को लेके। ये कुछ चीजें जो इंडस वैली शुरू होने से पहले हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में पता ही नहीं था लोगों को। ये तो बात है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे थे, मॉन्यूमेंट्स जगह जगह खड़े हैं, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन ये नहीं पता कि एग्जैक्टली ये क्या चीजें हैं, क्योंकि जनता क्या थी, सप्रेस्ड थी, सभी लोग गुलाम थे एक दूसरे, बस ब्रिटिश पीरियड के अंडर में उस टाइप की लाइफ जो है वो जी रहे थे। अचानक से कुछ भारत में, आप सभी को इतना तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जब ब्रिटिश पीरियड भारत में चल रहा था, ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ लोग जो ब्रिटेन से भारत में जो सिविल सर्वेंट थे या जो लोग भारत में आ रहे थे, एक हिस्सा वो था जो एडमिनिस्ट्रेशन में ही बिजी था, ठीक है ना, जिनका काम सिर्फ क्या था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे, या यहाँ पर जो लोग हैं जो भी उनके पास बिजनेस ऑफिसेस जो वर्क थे वो उसमें बिजी थे। लेकिन एक वो ग्रुप भी था वहाँ से उन लोगों का आया जो लर्नर्स थे, सिविल सर्वेंट थे, जो एजुकेटर्स थे, जिनका उस गुलाम और वो वाले उस परंपरा से उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में ज़्यादा था कि इंडिया में जो ये वास्ट चीज़ें सब तरफ हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, ये क्या है, किन्होंने बनाई हैं, किन्होंने, कौन इनके बनाने वाले, क्रिएटर कौन लोग हैं।
तो उनका दिमाग उधर था। उनमें से कुछ खासम खास लोगों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे जेम्स प्रिंसेप का नाम कुछ लोगों ने सुना हुआ होगा उनमें से, जो कि हम उनको जानते हैं कि जिन्होंने भारत में जो अशोक का जो इंस्क्रिप्शंस है उनको खोजने का काम उनका स्पेशली उनके द्वारा किया गया है। जेम्स प्रिंसेप एक सिविल सर्वेंट थे भारत में, जो ब्रिटेन से ही आए थे और यहाँ पे जगह जगह घूमते रहते थे। कहते हैं जंगलों में जाते थे, अपने अकेले ही घूमते थे। कई बार जंगलों में शेर, चीते, इस टाइप के जानवर उनको मिले, लेकिन उनका सिर्फ अपना पर्पस था कि ये जो जगह जगह उनको जो चीजें मिल रही थी कि ये इंस्क्रिप्शंस किस लैंग्वेज में खुदे हुए हैं, ये किस किंग को डेडिकेटेड हो सकते हैं, तो वो उसमें उनका इंटरेस्ट ज्यादा रहता था। जब उन्होंने वो सब चीजें सर्च करी और बाद में फिर लंबी चौड़ी भारत में सब पे काम हुआ, जब हम उस फील्ड में जाएंगे देन वी विल टॉक अबाउट दैट, तब ये पता चला कि भारत में ये कोई बहुत ही फेमस राजा रहे हैं अशोक, जिसमें उन्होंने बेसिकली अशोक का नाम तो उनके दो इंस्क्रिप्शन है, मास्की एंड गुर्जरा, जहां से उनका नाम मिलता है। बाकी सब में उनके बारे में क्या लिखा गया है, देवानाम प्रियदर्शी, जो देवताओं के प्रियदर्शी, जो देखने में बहुत सुंदर थे, कहते हैं खूबसूरत थे, प्रियदर्शी इन दैट सेंस, और स्पेशली इन व्हाट सेंस की देवताओं की अनुकंपा थी, उन पे कृपा थी, दैट्स व्हाई ही वाज प्रियदर्शी। तो इन बोथ सेंस वी कैन अंडरस्टैंड हिज नेम। तो यहाँ से क्या हुआ कि उस चीज थे, लेकिन जब मास्की गुर्जरा के सेम लैंग्वेज में सेम स्टाइल के हमें उनके इंस्क्रिप्शन मिले, तब पता चला कि तब इन लोगों ने कॉर्पोरेट किया कि ये ही इज द सेम पर्सन, जिनके जगह जगह इन ऑल ओवर इंडिया हमें इंस्क्रिप्शन अबाउट मोर देन 40 इंस्क्रिप्शन अभी तक हमें मिल चुके हैं। यूं तो उनके बाद फिर नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस इंडिया में मिले। ये तो हुई एक चीज। तो यहाँ से क्या है, भारत की जो खोज है वो शुरू हो गई थी। ब्रिटिश लोग जब भारत में शासन कर रहे थे, क्योंकि इंडस तक पहुंचने में थोड़ा सा हमें पास्ट का भी जानना जरूरी है, तो यहाँ पर इनको दो ही जनता थी यहाँ पर। तो किस टाइप के लोग थे, हिंदू या मुस्लिम, बेसिकली क्रिश्चियनिटी तो यही लोग यहाँ पर लेकर आए थे, है ना। तो इन दो लोगों के ऊपर इन्हें शासन करना था। अब क्या था कि इन दोनों लोगों के ऊपर शासन करने के लिए यहाँ के कोड, यहाँ के लॉज जो हैं वो इनको पता होने बेहद जरूरी थे। वो कैसे हो सकता था, जब इन लोगों से रिलेटेड चीजों को ये जानते। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने क्या काम करना शुरू करा कि जो भारत का जो प्राचीन इतिहास है उन चीजों को सर्च करना शुरू किया। देखिए कोई भी सत्ता तब चल सकती है स्टूडेंट्स, जब आपके पास पनिशमेंट, दंड विधान बहुत अच्छा हो। जानते हैं ना, कोई भी सरकार कभी चलती है, आजकल भी आप लोग देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट जो चल रही है, किस लिए, क्योंकि दंड अगर अच्छा है, कोई भी राजा, चाहे वो अशोक थे, समुद्रगुप्त थे, बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देखेंगे, या बाद में ब्रिटिशर्स भी क्यों शासन कर पाए, दंड विधान अच्छा था इतने समय, नहीं करते तो चलता ही नहीं। अगर जनता को आप हल्के फुल्के मिलेंगे तो जनता सुनती है, हम और आप सुनेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। यही उस समय में भी था। लेकिन हिंदू मुस्लिम दो बहुल जनता पे शासन करने के लिए क्या उनको जरूरी था, दंड अव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए उन लोगों ने क्या करा, भारत में हम जानते हैं हर बात में क्या करते हैं, हम जब कोर्ट में जाते हैं गीता की कसम खाते हैं ना, तो वही चीज थी। उन्होंने भारत के कोड को जानने की कोशिश की, गीता का अध्ययन करा गया। सबसे पहले जो है मनुस्मृति का अनुवाद किया गया कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से, जिसमें क्योंकि भारतीय प्राचीन काल से जनरली उसी एक उसको सिस्टम को समझते आ रहे थे। ऐसे ही मुस्लिम व्यवस्था कैसे करी गई, मौलवियों की मदद से, काजियों की मदद से, जो भी शहर में जो भी उनके उसको जानते हैं उन सब लॉज को, उनकी हेल्प ली गई। इस तरीके से एक सिस्टम शुरू हुआ कि कैसे भारत में इतिहास को जाना जाए। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। आपको पता है कि भारत में जो शुरुआती इंग्लिश लैंग्वेज है, या इतना भी जो ये सर्च हुई इतिहास पे या प्राचीन जो भी बुक्स वगैरह पे, वो सब सबसे पहले कलकत्ता या बंगाल के एरिया से क्यों शुरू हुई। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इतने भी उस पर लाल बाल पाल, आप कितने लोगों के नाम सुने, बिपिन चंद्र पाल वगैरह, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी थ्योरीज लेके आए मॉडर्न इंडिया में, ये सब कहाँ से हैं, बंगाल से। क्यों, कैन एनीवन टेल दिस? Exactly. आपको पता है ना कि जब ब्रिटिशर्स भी सबसे लेट आए थे भारत में, है ना, उससे पहले यहाँ पे डच हैं, डेन हैं, पोर्चुगीज हैं, फ्रांसीसी हैं, सब आके स्टैब्लिश हो चुके थे, अपनी अच्छी से अच्छी कंपनीज वगैरह सब बना चुके थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स 16th सेंचुरी में सबसे लेट आए, उनको मुंबई के तटों पे कालीकट के तट जो नीचे केरला के हैं, उनको वहाँ एंट्री ही नहीं मिली, उनको नहीं घुसने दिया गया। तो उन्हें क्या करा, वो नीचे से यू टर्न लेके ऐसे नीचे इंडस जो वो है हिंद महासागर है, उसको ऐसे क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंच गए, बंगाल की खाड़ी से कलकत्ता पहुंच गए। उन्हें कहा यहाँ लड़ते रहो, हम तो यहाँ से शासन कर लेंगे, क्योंकि दे वर सेट अप देयर माइंड, उन्होंने अपना सेट कर लिया था दिमाग। उन्होंने कलकत्ता को आके फोर्ट विलियम जो उन्होंने अपना वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी इसकी स्थापना करी वहाँ पे, यहाँ से धीरे धीरे वो बहुत सही जगह से अंदर एंट्री करी।
कैलकाटा, बंगाल, बिहार और यूपी, और फिर से नॉर्थ इंडिया में जो राजा है वो पूरे देश का राजा था उस समय। वही चीज उस समय हुई। ये लोग सीधे कैलकाटा की तरफ आए, यहाँ से इन्होंने अपना एक वो बनाया, यहीं से इंग्लिश लैंग्वेज का भी भारत में प्रचार प्रसार हुआ क्योंकि इनका सेंटर वही था। और उस तरीके से भारत में जो एजुकेशन हब जो है, इसीलिए कैलकाटा उस समय बनता चला गया क्योंकि ये वहीं पर ही थे। वहां से उन्होंने धीरे धीरे पूरे में अपनी पैठ बनाई। इस तरीके से वहां से सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि मनुस्मृति को वो करा गया। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। देन उसके बाद क्या बनी, ग्रेट ब्रिटेन में भी एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई, जहां पर मतलब भारत में जब एक सर्वे चलाई, खोज चली उन लोगों के द्वारा, यहाँ इतना टेक्स्ट था, भारत के इतिहास को जानने की इतनी किताबें, इतना कुछ था उनके पढ़ने के, जितना उनके अपने कंट्री में भी अवेलेबल नहीं था। इसका बेनिफिट उन लोगों ने लिया और यहाँ पे स्टडीज को बहुत स्पीड मिली। भारत में भी ऐसे, इंडिया में भी बहुत सारे लोग थे, तो जब उन्होंने इस चीज को समझा और इन सब पे काम करना शुरू किया, नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश हुई और भी चीजें होनी शुरू हो गई। अब यहाँ से लोगों ने अपने इतिहास को जानना शुरू करा, ठीक है। अब 1921 एंड 22 पे आते हैं। इसी दौरान, जैसे मैंने आपको जेम्स प्रिंसेप का नाम दिया, ऐसे हम एक चार्ल्स मैसन का नाम लेते हैं, जो है लगभग 1926 में यही पूरी बेल्ट का वो जगह जगह वो भी सर्वे करते हैं। जब वो सिंधु घाटी वाली सभ्यता जो जिसकी मैं बात करूंगी, इस एरिया में उन्होंने सर्वे किया था और यहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीजें बिखरी हुई मिली। बिखरी मतलब क्या है कि ये जो पूरी बेल्ट है, देखिए आप लोगों को थोड़ा सा मैप का आइडिया होगा, आप ऐसे स्क्वायर करते हैं, इफ हम लोग अपसाइड जाते हैं तो दैट इज विच डायरेक्शन, नॉर्थ, नीचे साउथ, नॉर्थ है, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है ना। यानी कि नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस या नॉर्थ वेस्ट एरिया का मतलब है कि हम बार बार इफ वी विल टॉक अबाउट दैट एरिया, इट मींस वी आर रनिंग इन द सिंधु घाटी सभ्यता, पंजाब एंड देन सिंध प्रदेश, पाकिस्तान रिप्रेजेंट है, देन अफगानिस्तान। क्योंकि भारत में जिस समय की ये सभ्यताएं कोई बाउंड्रीज डिवाइडेड नहीं थी। अगर अफगानिस्तान यानी हिंदू कुश पर्वत या वो जो है उसको क्रॉस किया गया, मतलब पूरा का पूरा क्या है, हिंदुस्तान है। अब इसका नाम तो क्या है, इंडस तो बाद में दिया गया, जब ग्रीक्स लोग आए भारत में, उन लोगों ने इसको दिया। बेसिकली ये सिंधु थी ना, सिंधु नदी के नाम से लोग इसे जानते थे, सिंधु यानी कि सिंधुस्तान। उसके बाद जब वहाँ पे ईरानी अटैक्स हुए और जब पर्शियन अटैक्स भारत में हुए, तो आपको पता है पर्शिया ईरानी भाषा जो है उसमें और यहाँ पे सा और हा का डिफरेंस रहता है। ये सिंधु नदी है पर वो इसको क्या बोलते थे, हिंदू, हाँ हिंदू, हिंदुस्तान। अब चूंकि यहाँ के रहने वाले जो बाद में इसका जो प्रोसेस चेंज होता चला गया, जब ग्रीक लोग आए उसके बाद, तो वो अपनी यूनानी भाषा में सिंधु नदी तो नहीं बोलते थे, वो उसको बोलते थे इंडस। इंडस से और बाद में मेगा से इनको एक सील मिली थी, मोहर जैसी मिली थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी जो बेल्ट है सील्स लगातार जगह जगह फैली हुई है। उस ये थी 1853 1973 में दोबारा रिविजिट किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको, ठीक है। यहाँ पे इनको एक सील मिली थी, उस सील में एक ऑक्स बना हुआ था एक साइड, क्योंकि आपको पता है बुल या ऑक्स जो है उनका एक बहुत ही पायस रिलीजियस एक एनिमल था, उसकी बहुत वैल्यू थी यहाँ पे। और उसके उसी पे 6 लेटर्स लिखे हुए थे बड़े बड़े। वो लेटर्स आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो पिक्टोग्राफ लैंग्वेज है, जो चित्रात्मक शैली है, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, तो इसलिए वो उसको भी नहीं समझ पाए, लेकिन वो मोहर अपने साथ ले गए और उसका भी कुछ ऐसे कुछ खास पता नहीं चल पाया। लेकिन कहते हैं 1921-22 के आसपास जो है यहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी इस पूरे एरिया में, मानभूमि और सिंध जिले में। और तब वहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो मजदूर वर्ग था, उनके पास ईंटों की कमी आने की वजह से उन लोगों ने क्या करा कि वो ईंटें जब तक आते उन्होंने सोचा कि आसपास इतने पुराने खंडर पड़े, क्यों ना इनमें से ईंटें निकाल के लगा लेते हैं, ऐसा करके। और उन्होंने जब वहाँ से बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी ईंटें निकाल के वहाँ पे रेलवे लाइन में लगाई, तो वहाँ से कुछ कुछ और बिल्डिंग्स निकल के आने लगे। वहाँ पे काफी सारा सामान पुराना ऐसे बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि देखने में लग रहा था कि कोई बहुत ही आर्कियोलॉजिकल महत्व की चीजें हैं। देन क्या हुआ, ये एकदम से लाइमलाइट में आया। वहाँ पे कई लोगों ने, जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, थ्योरीज हैं जो आपको बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेड ऐसे स्केलेटन्स और बहुत सी चीजें वहाँ पड़ी हुई मिली हैं, जिनको बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ये मान के चलते हैं कि प्रोबेबली कोई अटैक हुआ है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये लोग को भागने का मौका नहीं मिला। कुछ अनएक्सपेक्टेड इन लोगों के संग ऐसा हुआ, कुछ भारी लोग आए। इन भारी लोगों को डेफिनेटली हम लोग आर्यंस मानते हैं, जो कि इसकी लेटर पीरियड की ड्यूरेशन में यहाँ से निकले, पास आउट हुए और इन्होंने अचानक से इनके नगरों पर धावा बोल दिया। ये जितनी भी जो सिविलाइजेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे हम कॉपर ताम्र कांस्य जैसे हम कहते हैं,
है वो हम इसे मानते हैं। अब ये पाषाण युग तो नहीं था, पाषाण युग तो काफी पहले आपका क्रॉस हो चुका है। उसके बाद बहुत सारी ताम्र संस्कृतियां आई जो बीच बीच में इन जगहों पे जो उसको फिलर के तौर पे हम उन्हें पढ़ते हैं। एंड देन उसके बाद ये सबसे एक मेजर सिविलाइजेशन मिली है वर्ल्ड की। उसके बाद तो आपको पता है, समझ सकते हैं पूरे विश्व में तहलका मच गया कि भारत जैसे देश के पास इतना बड़ा ये क्या निकल आया, क्योंकि जो उम्मीद नहीं थी कि जिनको आप समझ सकते हैं कि गुलामी के उसमें माहौल में इस तरीके से लोग सप्रेस बहुत कर रहे थे। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड उसके बाद अब आप देखिए कि विश्व की जितनी भी जो बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, जैसे मेसोपोटामिया का नाम आपने सुना है ना, और 3500 BC का लगभग उसका टाइम हम लोग मानते हैं। मेसोपोटामिया के अलावा एक है नील नदी, मिस्र की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की जो टिग्रिस और यूफ्रेटाइट्स रिवर जो है उसके वहाँ पर ये फली फूली से सुमेरियन सभ्यता भी जानते हैं आप, ठीक है ना। और नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, मिस्र की बहुत प्राचीन सभ्यता है। थर्ड नंबर पे हम अपनी मान लेते हैं क्योंकि बाद में मिली। उसके बाद कुछ समय बाद हमें चाइना में जो येलो रिवर के किनारे पे हुआंगडोंग में जो सभ्यता है सिविलाइजेशन वो मिली। लेकिन अभी तक की नोन सिविलाइजेशन में दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट, जिसका एरिया बहुत वास्ट है, जिसमें डेवलपमेंट की हमें जो साइंस हैं जो हमें इतने ज्यादा दिखाई देते हैं जितने हमें और किसी सिविलाइजेशन में अभी तक नहीं दिखते हैं। इन कंपैरिजन हम इसका कंपैरिजन करते सबसे ज्यादा सुमेरिया मेसोपोटामिया की सभ्यता से, क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इनके उस समय में भी मेसोपोटामिया से बहुत अच्छे ट्रेवल, व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशनशिप हमें मिले हैं। बहुत सी ऐसी सील्स हैं, चीजें हैं, बर्तन हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे लाइफ साइज वासेस हैं जो उनकी पॉलिश, उनकी स्पेशलिटी थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की, जो यहाँ से ट्रेड के थ्रू वहाँ पहुंचे। और वो हमें वहाँ पे ओमन है, जो कुछ उनके एरियाज हैं, ऐसी कई जगह में बंदरगाह जो जगहें हैं वहाँ पर हमें मिली है। जैसे सामान भर के गया होगा, उसके बाद वो उनके वहीं छूट गए, वो पता नहीं अपना पैसे लेने जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन कुछ इस टाइप की चीजें सील्स वगैरह हमें सेम वहाँ मिली हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं। और उनके यहाँ का काफी सारा सामान, कुछ चीजें पड़ी हुई जो हमें लोथल में या बलूचिस्तान में जो कुछ और हमें पोर्ट सिटीज मिलते हैं, जैसे कि सुक्का गेम रोड है और बलूचिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसी जगह है उसके किनारे की बेल्ट है, तो हम ये मानते हैं। और हमारे पास एविडेंसेस है, बाद में हमें सील्स मिली हैं, मेसोपोटामिया में हमें सील्स मिली हैं जिसमें बोट शेप में हमें दिखाई देता है। काफी सारे लोगों के इसमें पिक्स बनाए हुए हैं जिसमें वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं विद लगेज, मतलब लगेज इन द सेंस कि दे हैव सम टू कैरी, उनके पास कुछ कैरी करने के लिए चीजें जिस सामान को वो लेकर जा रहे हैं। दिलमोन नाम मिलता है, इस टाइप के कई सारी चीजें भी हम आपको स्टोरी बताएंगे। तो ये चीजें ये शो करते हैं कि हाँ आपस में इन लोगों का इंटरेक्शन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता इस तरीके से सब लोगों की नजरों में आई। शुरुआत में से सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ही हमें इसकी घाटियों में दो बड़े बड़े इसके प्रदेश मिले हैं। लेकिन बाद में इसको सिंधु सभ्यता नाम दे दिया गया। कारण क्या था, क्योंकि जब इसकी खोज होनी शुरू हुई तो आगे पीछे ऊपर नीचे इतने सारे, लगभग अभी 2800 से ज्यादा इसके प्लेसेस जो हैं लाइमलाइट में आ चुके हैं, तो इसको खाली सिंधु घाटी सभ्यता कहना ठीक नहीं होगा। इसलिए बाद की किताबों में आप इसे सिंधु सभ्यता के नाम से ही जानते हैं। एक और चीज, इसका एक और नाम क्या मिलता है, हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि फर्स्ट प्लेस जो यहाँ से खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसलिए इसके नाम पे इसको 3-4 नाम हमने इसको दिए हैं। वर्ल्ड की बिगेस्ट सिविलाइजेशन का हम इसलिए देते हैं इसको नाम, क्योंकि लगभग 12,99,000 वर्ग मील, स्क्वायर मील का एरिया है पूरी सभ्यता ने घेरा हुआ था। कई और लोगों के नाम है, आप नोट कर सकते हैं, मैं लिख के लाई हूँ। 1912 में JF फ्रीच ने इस पे ऊपर एक एशियाटिक सोसाइटी में पेपर पब्लिश किया था, वो भी चीजें यहाँ से कलेक्ट की थी, तो वहाँ पर उसने काफी रेलिवेंट चीजें उसमें दिखाई हैं। भले उनका महत्व उनको इतना नहीं समझ में आया, लेकिन एक पेपर उन्होंने इसके ऊपर बनाया जिसमें जो चीजें उनको मिली वहाँ से जगह जगह घूमने के बाद, तो उन्होंने उसको उसने कलेक्ट किया। नंबर नेक्स्ट है जॉन मार्शल का, आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनका काम था। JF फ्रीच 1912 में इनका काम है वहाँ पे। 1934 में जॉन मार्शल, इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा काम किया, जगह जगह सभी जगहों को उन्होंने सर्च किया और वहाँ पर उसके बारे में घूम के काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है इन्होंने। एंड नेक्स्ट है 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर का काम है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। मॉर्टिमर व्हीलर को आप जानते हैं, उन्होंने कई जगह के बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी साइट्स हैं उन सब के ऊपर उन्होंने काफी जगह सर्च करा और बहुत सी चीजों को कलेक्ट किया। इसके बाद 1946 के बाद 1947 में इंडिया फ्री हो गया था। इंडिया के फ्री होने के बाद पाकिस्तान के जो हिस्से हैं का नाम, जिन्होंने काफी सारी बड़ी इंपॉर्टेंट रोपड़ है, राखीगढ़ी है, इन सब की उन्होंने सर्च करी। और एक है SR राव का, जो तो एक SR बिष्ट करके भी हैं, उन्होंने भी काफी सब के बारे में काम किया है।
तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नेम है जिन्होंने फ्रीडम के बाद इंडियन एरिया में स्पेशली पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की जो बेल्ट है यहाँ पर काफी सारे प्लेसेस इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ढूंढे और उन्हें नई नई चीजें यहाँ पर मिली। एक है कि जैसे मैंने बताया कि इसका कंप्लीट एरिया अगर हम ऐसे सर्च करते हैं, देखिए अगर आप एक मॉडर्न पाकिस्तान के मैप में अगर आप अपने माइंड में इमेजिनेशन लेकर आते हैं, इंडिया का जो हिस्सा है अप साइड सबसे ऊपर टॉप हिस्सा इसका जो लास्ट का एक मिला है। कोई भी सिविलाइजेशन होती है बच्चे उसके 3 फेजेस हम मानते हैं। एक तो प्री मैच्योर यानी कि जहाँ से वो सिविलाइजेशन उत्पत्ति उसका ओरिजिन क्या होता है वो बनना शुरू होता है, जहाँ वो धीरे धीरे स्पेस लेती है और आगे बढ़ती है। सेकेंडली उसका मैच्योर लेवल जो उसकी वो अवस्था है जहाँ पर बिल्कुल फुल फ्लैश हर चीजें मिलती हैं। जैसे कि हम और आप हैं, अभी हम कौन सी 22वीं शताब्दी की तरफ बढ़ रहे थे, अभी तक बढ़ रहे थे, अब हम आ ही गए हैं ऑलमोस्ट वहाँ पे। तो अभी हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, अगर एविडेंसेस ढूंढे जाते तो हर चीज हमें दिखाई देती है। और एक फिर वो लेटर पीरियड मिलता है बाद का, उत्तरोत्तर या लेटर पीरियड, जहाँ पर वो सिविलाइजेशन जो है धीरे धीरे क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, डाउन आता है। तो ये कुछ जगह ऐसी हैं जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, रोपड़ है, ये वो जगहें हैं, 5-6 जगहें हैं जहाँ पर हमें इसके 3 फेसेस दिखाई देते हैं। जितने 2800 से ज्यादा जो मैंने आपको प्लेसेस बताए कि सिंधु घाटी सभ्यता पे हमें मिलते हैं, उनमें से मैक्सिमम प्लेसेस जो हैं सब में हमें सारी ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब जगह एक जैसी है, लेकिन बेसिक चीजें जितनी भी जो हैं हमें जो बड़े नगर जो है वो हमें 6 ही मिलते हैं, जिनमें मैंने आपको बताया हड़प्पा सबसे ऊपर आ जाता है, उसके नेक्स्ट नंबर पर मोहनजोदड़ो 483 नाम और क्रॉस चेक कर लेती हूँ। जी हम डॉकयार्ड कहते हैं, और ये हमें गुजरात में बिल्कुल जो खंबात की खाड़ी है उसके एकदम ऊपर की तरफ मिलता है, जो कि भारत की तरफ से एक ही डॉकयार्ड है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिप्स आते थे, सामान उतारते थे, जो कि बाद में इसको भोगावा नदी से जोड़ा हुआ था, जहाँ से उसमें और पानी वानी भी आता रहता है, क्योंकि शिप्स को आने के लिए आपको पता है वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर हमें चाहिए होता है। और उसके बाद फिर हम इधर राजस्थान में ऊपर की तरफ ऐसे इसका ये ग्राफ आता है नीचे, फिर नीचे से ऊपर कालीबंगा, और कालीबंगा से ऊपर हम आ जाते हैं रोपड़। वैसे तो उसके बाद राखीगढ़ी का भी नाम हम लेते हैं, जहाँ से बहुत सारे प्लेसेस हमें मिले हैं जो कि बहुत ही मैच्योर लेवल के शो करते हैं। जितने भी हिस्से हमें अभी तक हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं जगह जगह, उन सब में हमें जो इंफॉर्मेशन है ऑलमोस्ट सेम सी है। वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि कहाँ से क्या चीजें हमको मिलती चली जा रही हैं। लेकिन ये बेसिकली वो 6 हैं। जैसे हम भारत में एक और प्लेस है जिसको हम यहाँ पर अभी हाथों हाथ डिस्कस करना चाहेंगे, वो है धौलावीरा। ये भी हमें गुजरात से ही मिला है। धौलावीरा में हमें बहुत स्पेशल चीजें भी मिली हैं भारत की तरफ से, बल्कि अभी तक जैसे हम जो मेन सिटीज हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को हम क्रेडिट देते आए हैं, लेकिन अगर हम इंडिया साइड से बात करेंगे तो धौलावीरा वो है जहाँ से हमें सिटेडल्स यानी कैथेड्रल्स की जो स्थिति है, यानी किला भी मिला है, जो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। इसके अलावा वहाँ से जो हमें बीड्स फैक्ट्रीज मिली हैं या और सामान मिला है, सबसे बड़ा वहाँ पे व्हाइट पत्थर की पॉलिश का जो काम मिला है, क्योंकि बाद में इतिहासकारों में ये होता था कि जो बातें चलती हैं, जो ईरानी लोग भारत में आए, पर्शियन या ग्रीक्स लोग आए, कि भारत में जो चमकदार पॉलिश का काम अशोक के पिलर्स पे भी किया गया है, तो वो उन्होंने ये माना कि ईरानी इम्पैक्ट है। लेकिन जब धौलावीरा से उस व्हाइट पॉलिश के हमें मार्बल्स जैसी पॉलिश के हमें उस पे पिलर्स पे किए हुए मिले हैं, तो उसके बाद ये क्लियर हो गया कि ये जो पॉलिश का जो काम है भारत में वो बहुत प्राचीन था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उसे अच्छी तरह जानते थे, और उसके एविडेंसेस हमें धौलावीरा से मिलते थे। तो इस तरीके से काफी सारी साइट्स हैं, नाम गिनेंगे तो रोपड़ है, कोटदीजी है, आमरी है, इस साइड की चन्मूदड़ो, कालीबंगा, सुक्का गेंडो, सोनका, मैंने आपको बताया कि 2800 अबाउट इसमें प्लेसेस जो हमें मिल चुके हैं। लास्ट इधर वेस्ट साइड में, जिधर जिस बेल्ट में हम बैठे हैं, कौन सा लास्ट सेंटर है, मेरठ के पास में है आलमगीर, है ना। इसके अलावा सहारनपुर में भी एक जगह है, वो हुलास, बड़ा गांव और हुलास 2 प्लेसेस हैं, जो कि वो वहाँ पे भी सिंधु घाटी सभ्यता के लेटर पीरियड के हमें एविडेंसेस मिले हैं। देखिए जो शुरुआती सभ्यता जो है प्रोबेबली जब जहाँ से हम कहते हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की, जो उसकी तलहटी में हमें जो 2-3 नगर मिले हैं, जहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की हम बार बार बात कर रहे हैं। शुरुआत में हो सकता है ये प्लेसेस वहीं से डेवलप हुए हैं, लेकिन जैसा कि आप अगर किसी भी सिविलाइजेशन की बात करेंगे नॉर्मली, तो हम देखते हैं कि स्लोली साधन बढ़ते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है जिन जगहों पर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से लोग काम के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। किसी भी सिविलाइजेशन के प्रसार का ये बेस्ट तरीका होता है। कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर सेंटर हम मान लें, क्योंकि शुरुआती प्लेसेस हमें सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के मिले हैं, तो वहां से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई।
लोग माइग्रेट हुए जब वहाँ पॉपुलेशन का प्रॉब्लम आया, या आप ये मान लेते हैं क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो डिक्लाइन के रीजन है उसमें बाढ़ भी मानते हैं कि सिंधु घाटी में आने वाली लगातार बाढ़ ने लोगों को परेशान किया, जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ते चले गए, कुछ नीचे की तरफ चले गए, कुछ ऊपर की तरफ चले गए। ट्रेड एक बहुत बड़ा कारण था, व्यापार इसका एक बहुत बड़ा कारण था। जब सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु नदी के किनारे किनारे लोग व्यापार कर रहे थे, आपस में व्यापार को लेकर प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही थी, तो अफगानिस्तान की बेल्ट जो है यहाँ पर भी हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं वहाँ पे उस सिंधु घाटी सभ्यता के लेटर पीरियड की, और व्यापार से संबंधित चीजें हमें ज्यादा मिली क्योंकि वहाँ पे तांबा है, उस टाइप की चीजें, हमें मेटल टाइप चीजें मिलती थी। तो कुछ लोग व्यापारिक गतिविधियों के हिसाब से ऊपर की तरफ बढ़ गए, तो ये प्रसार ऊपर की तरफ हुआ। फिर जब सिंधु नदी खेतों के जो साक्ष्य मिले हैं, ये बताता है कि लोगों ने लाइफ स्टाइल में जब उनके परिवर्तन आया, लोग खेती बाड़ी की तरफ भी मुड़े, और गायों का तो खैर उसमें हम ऑक्स की हम बात कर रहे हैं, गायों का महत्व तो आर्यंस में सिविलाइजेशन में दिखाई देता है। तो लोग जब खेती की तरफ बढ़े तो डेफिनेटली क्या हुआ, उनको प्लेन लैंड की और ज्यादा जरूरत थी, फर्टाइल लैंड की जरूरत थी। तो वो जब ये इस पंजाब की बेल्ट में जब आगे की तरफ बढ़ते चले गए तो वो चीजें उनको वहां वो जमीन है ना। और ऊपर अगर हम अफगानिस्तान के यहाँ से अपसाइड में जो लास्ट पॉइंट से हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में कौन सा प्लेस है, मांडा, वो इसका अपसाइड अभी तक का लास्ट नोन कॉर्नर है जहाँ से इससे ऊपर हमें सभ्यता के एविडेंसेस नहीं मिलते। लेकिन वहाँ से अगर हम नीचे की तरफ बिल्कुल लास्ट में जाते हैं तो गुजरात में एक जगह है गोगनार, वो गुजरात में लास्ट है। लेकिन अगर हम और नीचे भी जाते हैं जहाँ लेटर सभ्यताओं में, तो हमें लगभग ये नॉर्थ क्या कहते हैं महाराष्ट्र की बेल्ट में दैमाबाद एक लास्ट प्लेस मिलता है। तो इस तरीके से आप हिसाब लगाइए कि ऊपर से लेके नीचे तक और यहाँ से लेके आलमगीरपुर तक कितना विशाल एरिया, त्रिभुजाकार ऐसे त्रिकोण हम बनाते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं जहाँ इतने सारे प्लेसेस इसके बीच में थे। यू नेवर नो कि अभी आगे हमें और कितने प्लेसेस आसपास ढूंढने को मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये वो नोन प्लेसेस हैं जिन पे अभी तक इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट जो है जगह जगह जाकर इस पर बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है। बात करते हैं कि यहाँ पे अभी तक जो ये लोग थे ये कौन थे और ये कहाँ से आए थे, है ना। ओरिजिन जो इसका हुआ, जो लोग यहाँ पर इसमें सिविलाइजेशन में रह रहे हैं, उनमें हमें अभी तक जो आर्कियोलॉजिस्ट जो खोजे हुए हैं 4 टाइप के स्केलेटन मिले हैं बेसिकली। कुछ इतिहासकार हैं, सुनीति भटनागर या चटर्जी, आई डोंट नो, मैं स्लिप कर दूं नाम उनका, तो उनका कुछ नाम आया है जिन्होंने इनको द्रविड़ कल्चर से जोड़ा। द्रविड़ कल्चर जानते हैं कहाँ पे है, साउथ में, ठीक है ना। वो ये मानती हैं कि ये द्राविड़ लोग ही थे, वही इंडिया में ऊपर की तरफ धीरे धीरे आए और वही लोग इसके जनक थे, उन्होंने ही सभ्यता को बनाया। लेकिन इन स्केलेटन्स को जब खोजा गया, इन पे रिसर्च करी गई, जो भी आपको पता है बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च होती है, तो इनमें 4 नेटिव्स के हम लोग मानते हैं, जिनमें हम प्रोटो ऑस्ट्रेलियन स्केलेटन्स मिले हैं, वहाँ से मेडिटेरेनियन मिले हैं, भूमध्य सागरीय जिनमें हमें स्केलेटन्स मिले हैं, तीसरा मंगोलियन स्केलेटन्स मिले हैं, और चौथे हैं एल्पाइन की पर्वतमालाएं हैं उधर के। कहने का मतलब ये है कि ये वो एंशिएंट बहुत प्राचीन लोग थे जो जिसे समय समय पे मूव होके माइग्रेट होकर इस तरफ कभी आए, और यहीं पे वो जो शुरुआती प्राप्त जो सभ्यताएं थी, जो ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं जो शुरुआती तौर पे थी, ये लोग वहां पर रहते चले आए। उसके बाद उनमें से या कुछ लोग और मूव होकर यहाँ पर आए जिन्होंने इन सिंधु सभ्यता को जो है इसको धीरे धीरे आकार देना शुरू किया, एक नई विशेष सभ्यता बहुत बड़े लेवल पे जो है इसको खड़ा करना। अब इसके कुछ फीचर्स हम जान लेते हैं कि क्यों ये विशेष सभ्यता है या ये क्यों बड़ी है। जैसे इतिहासकार इसको वो करते हैं कि सुमेरियन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की, क्योंकि वहाँ से इनका लिंक है, बहुत से सामान यहाँ से वहाँ हम देख रहे हैं कि मिल रहे हैं, हम लोग को आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। तो इतिहासकार ये भी मानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि प्रोबेबली हो सकता है कि सुमेरियन सभ्यता के ही लोग थे जो ओरिजिनली वहाँ से चलकर यहाँ पर आए और उन्होंने इसी सभ्यता को एक आकार दिया। लेकिन इतनी हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस पे आकर और फिर नई सभ्यता को आकार देना इट इज लिटिल डिफिकल्ट, रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने आपको बताया कि नेटिव जो स्केलेटन मिल रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता जो है डिफरेंस जिसे हम कह सकते हैं दैट इज अबाउट द लैंग्वेज, जो स्क्रिप्ट वहाँ से मिली है। सुमेरियन सभ्यता है, वहाँ पे 900 ऑलमोस्ट जो अक्षर हैं, जो वहाँ पे अल्फाबेट्स जो हैं वो मिले हैं और ऑलमोस्ट वो रीडेबल है, उसे पढ़ा गया है। लेकिन जो ये है सिंधु घाटी सभ्यता की जो पिक्टोग्राफिक शैली जिसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये आज तक पढ़ी ही नहीं जा चुकी है, इतने सारे प्रयास करने के बाद, इतने साल निकलने के बाद, सैकड़ों हजारों लोगों ने उस पर काम किया है, लेकिन अभी तक भी इस भाषा को कोई भी रीड नहीं कर पाया है। क्योंकि सेम साइन का भी अगर मान लो जिसे बहुत डिटेल लिंग्विस्टिक स्टडी जो होती है ना, सारे पिक्चर्स को सब उनको साथ रख के वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वर्ड्स को,
कि अगर इससे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, मान लो ऊपर बुल का या ऑक्स का पिक्चर बनाया गया है, नीचे कुछ उस पे वहाँ पे वो प्रिंट कर दिए गए हैं, कुछ लेटर्स प्रिंट किए गए हैं। मान लीजिए मैं मानती हूँ टी शेप का बना हुआ है, मान लीजिए ऑक्स को डिपिक्ट कर रहा है, या ये कुछ यू जैसा है, मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप के लेटर्स हैं इनके। लेकिन अगली बार मैंने मान लीजिए रीड करा कि ये ऑक्स को डिपिक्ट कर रहा है क्योंकि ऑक्स बना है ऊपर, ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट टाइम व्हेन देयर इज ऑक्स, किसी सील पे ऑक्स प्रेजेंट है लेकिन लेटर्स बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, एक भी लेटर वहाँ पे वो सेम नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप की चीजें हैं, बड़ा डिफिकल्ट कंट्रोवर्सी है इसको लेके। इसीलिए आज तक विश्व के एक दो लोगों ने बीच में भी नई मॉडल, जिसने 2-3 साल पहले वो करा था कि भाई हमने सिंधु घाटी सभ्यता की जो लैंग्वेज है वो पढ़ ली, लेकिन बाद में वो सब फ्रॉड जो है वो निकल कर सामने आया, क्योंकि कोई भी इतिहासकार, वही जो मैंने कहा कि सेम टाइम यहाँ पर वो लेटर्स किसी चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं, मतलब अदर टाइम ऑन द अदर प्लेस वो नहीं डिपिक्ट कर पा रहे हैं। तो इससे जो है वो लिंग्विस्टिक स्टडीज को बार बार वही बल मिलता है कि अभी तक विश्व की जो नॉन रीडेबल लैंग्वेज है उसका हम किसी को ही क्रेडिट देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा है जो अभी तक नहीं पढ़ी। ज्यादा बताते हैं कि हाँ व्यापारिक संबंध उनके यहाँ से थे, क्योंकि काफी सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने अपने समय समय पे जिक्र किया है, जिसके बारे में हम स्क्रीनिंग करेंगे। चलिए अभी तक तो ये इसका क्या है, इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया। नेक्स्ट वीक काम की बोर्ड तो नहीं हो रही ना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीक काम की इसमें कौन कौन से इसके फीचर्स हैं जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पढ़ी जानी चाहिए या ये इम्पोर्टेंट है इस फेज में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं सबसे इम्पोर्टेंट वो है उसकी ब्रिक बिल्ड, जिसे कहते हैं ईंटों के, कच्ची पक्की ईंटों के बने हुए मकान। क्योंकि जब आर्यंस हम इसके बाद भारत में आए हैं तो आर्यंस को हम देख रहे हैं कि वो एक यायावरी जीवन, जानते हैं ना, गोमक्कड़ जीवन जो होता है, यहाँ से आज कुछ दिन यहाँ है कुछ दिन यहाँ है, अब यहाँ पर खाने पीने का सामान खत्म हो गया, यहाँ के कबीलाई लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट के उन्हें आगे बढ़ जाते थे, फिर इस तरह से वो गोमक्कड़ जीवन जीते थे। गोमक्कड़ जीवन जीते हुए जब धीरे धीरे बढ़ते हुए भारत में आए, वो यहाँ पर उन्होंने एक सेटल लाइफ का आनंद लिया और यहाँ पर स्लोली वो रह गए। लेकिन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये यहाँ पर पहले से ही बहुत पक्के मकान बनाकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे हम जिसे कह सकते हैं उनको बनाकर रहते थे। जब आर्यंस भारत में आए अटैक करके यहाँ पर इनके ऊपर, तो उन्होंने ऋग्वेद में लिखा है, इनके लिए कई सारे डिफरेंट नाम दिए हैं, दस्यु, दास, अनार्य, अपने आप को वो आर्य बोलते हैं, आर्य का मतलब बाद में निकाला गया कि वो श्रेष्ठ कहते हैं अपने आप को, या उससे बेटर वो अपने आप को मानते हैं। अनासा, जिनकी नाक चपटी है। अगाग्रह, मतलब जिनकी वाणी जो है इतर है, डिफरेंट है, उनके जैसा सेम नहीं बोलते हैं, है ना। अदेवयु, जिनके देवी देवता जो हमारे जैसे नहीं है, क्योंकि आर्य जो आए थे इनकी भाषा मौखिक थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लिखना जानते थे, पहले वो लोग बात है वही जानते थे कि उन्होंने क्या लिखा। तो लेकिन वो पढ़े लिखे थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे। ये लेकिन जितने भी पूजा पाठ जो मंत्र हैं, जो छंद बोले जाते हैं, इनका सब मौखिक सिस्टम था। ये जितने भी देवी देवता हैं जो हम सुनते हैं, इंद्र है, मित्र है, वरुण है, जो शुरुआती गॉड है, नासत्य वगैरह, जितने भी जो शुरुआती देवी देवता जो देव मंडल है, उनका डिस्क्रिप्शन सारा किनके द्वारा दिया गया है, आर्यंस के थ्रू दिया गया है। तो वो उन लोगों को कह रहे हैं और उनको कह रहे हैं अदेवयु, जिनके देवी देवता अलग हैं, जिन्हें हम वो नहीं जानते हैं, और इतर बोल रहे हैं उनको, यानी कि जिनके देवी देवता अलग प्रकार के। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के रिलीजियस बिलीफ्स को और हम देखेंगे तो वहाँ पर छोटी शिवलिंग जैसे, हमें लिंग जैसे कुछ मिले हैं, जिनको भी हम मानते हैं शुरुआती तौर पे कि प्रोबेबली ये एनी हाउ कहीं ना कहीं ये शिवलिंग की जो शुरुआत की जो पूजा है उसके हमें वो मिलते हैं। बाद में हमें यज्ञ वेदियाँ जैसे कुछ हवन पूजा पाठ की जो वेदीज बनाई जाती हैं वो जगह जगह से हमें मिली हैं, जो बताता है वो कुछ शुरुआती जैसे जादू टोना रिलेटेड पूजा पाठ जो होते हैं या इस टाइप से करना, कुछ इस टाइप के भी हमें उनके विश्वास मिले हैं जो आर्यंस उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से दिखता है कि दो बिल्कुल डिफरेंट प्लान हैं। वो इतिहासकार, वो आर्कियोलॉजिस्ट जो ये कह रहे हैं कि आर्यंस ही आए थे, ये भी उन्हीं की सभ्यता थी जो शुरुआती तौर में ऐसे रहे थे और बाद में उन्होंने अपने आप को स्टेप से मॉडिफाई किया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये पक्के मकान बनाकर किले दुर्गीकरण में रहते थे। आपने वो सुना होगा कि एक जगह ऋग्वेद में ही एक छंद लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पुरंदर ने जो है दस्यु दासों के किलों को तोड़ दिया, पुरों को तोड़ा। तो अब इतने बड़े बड़े किले तो बनते नहीं थे, फोर्ट्स तो थे नहीं। ये हम उन किलों की बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो यहाँ पहले से ऑलरेडी रह रहे थे, और वो जिन ऊंचे नीचे ऊपर किला वो बनाकर रहते थे, मतलब ध्रुवीकरण होता था नगर का पूरा, जो ऊपर साइड बनाकर रहते थे, और नीचे की तरफ जो है उनके जो मजदूर क्लास होती आए, जब उनकी फर्स्ट एक स्ट्रीम भारत में एंटर करी, तो प्रोबेबली वो इतने बड़े बड़े इनके सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए देख के, मकान बने हुए देख के, दूर की वॉल से उसको माउंट कर दिया करते थे, देख के वो हतप्रभ रह गए
तो उन्होंने उसमें लिखा कि पुरंदर हो सकता है उनके जो जिस कबीले के थ्रू वो आए थे उनका कोई हेड रहे होंगे जिनका नाम इंद्र होगा या पुरंदर होगा, और जब उन्होंने आक्रमण का आदेश दिया होगा उन सबको तोड़ा, तो इसीलिए वो एक छंद उसमें लिखा गया कि पुरंदर ने जो है यानी इंद्र ने जो है इनके दस्युओं के दासों के किलों को तोड़ दिया, अनाजों के किलों को तोड़ा। तो इस टाइप के काफी सारे डिस्क्रिप्शन है जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आर्यंस के यहाँ पर स्लोली अटैक हुए, और जो ये इस सत्य को प्रूव करते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग इन द सेंस ये ऐसे वाले नहीं है कि सबके एक जैसे बने हुए मकान जिसे हम कह सकते हैं घर बने हुए थे, जो कि कच्ची पक्की मतलब पकाई हुई ईंटों के बनते थे। तो ये एक फर्स्ट उसके बारे में ध्रुवीकरण का जो फैक्ट मिलता है। जितने भी जो अभी तक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो मैंने बड़े बड़े नगरों के आपको नाम बताए, जिसमें धौलावीरा का मैं आपको बता रही हूँ, या लोथल का बता रही हूँ, कालीबंगा का बता रही हूँ, रोपड़ बता रही हूँ, तो ये जितनी भी जो बड़ी जगहें हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट एक जैसा सिस्टम दिखाई देता है रहने का। कारण क्या है, एक अपसाइड हमें एरिया दुर्ग जिसे हम कहते हैं, और एक निचला हिस्सा। दुर्ग वो एरिया है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जैसे हम बार बार जो पूरी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की ही बात करते हैं, उसी को बेस बनाकर हम सब नगरों का हिसाब किताब ऑलमोस्ट देखते हैं, जहाँ जो स्पेशलिटी है वो उसको बाद में रीड आउट करेंगे। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जितने भी जो नगर थे, बेसिकली हड़प्पा का थोड़ा ज्यादा बड़ा है मोहनजोदड़ो के मुकाबले। एक अपर साइड एरिया है जिसे हम दुर्ग या किला कहते हैं, और एक लोअर एरिया है। जो अपर साइड एरिया है उसमें कई टाइप की बिल्डिंग्स मिलती हैं, जैसे स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, जो कि बहुत बड़ा एक बिग बात मिला है वहाँ पे। इसके अलावा सभा भवन मिले हैं, जैसा कि जो शो करता है प्रॉबली वहाँ पे लोगों ने बैठ के जो मीटिंग्स हुआ करती थी। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि जैसे सभा भवन में लगभग ऐसे 20 बड़े बड़े खंभे जो हैं दिखाई देते हैं, उनके होल्स बने हुए हैं, और कुछ ऐसे चबूतरे जैसे भी बने हैं। तो ये मानते हैं कि या तो प्रॉबली ये लोग बैठ के किसी टाइप की मीटिंग्स वहाँ पे करा करते थे, क्योंकि सुप्रीम पावर के बिना इतने बड़ा सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं हो सकता था। एक चीज ये, इसके अलावा ग्रीनरीज, अन्नागार जिसे हम कहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े मिले हैं, क्योंकि हमें खेती की जाती है। तो इनको सेव करने के लिए इन लोगों ने थोड़े ऊंचे स्तर पर ही वो ग्रीनरीज बनाई होती। ग्रीनरीज के लिए चबूतरे बनाए जाते थे, उनके ऊपर ही बड़े बड़े ऐसे ढक्कन बनाए जाते थे, ऊपर से भी इनको कवर किया जाता था। ऊपर एक बड़ा होल होता था उसमें गेहूं अनाज ऐसे डालने के लिए, और नीचे कुछ इतना बड़ा हिस्सा होता था वहां से वो वापस निकालने के लिए, एंड बाद में लेटर उसको भी कवर कर दिया जाता था। गाँव वगैरह में आपने देखा ना, आज भी हम लोग वही सिस्टम फॉलो करते हैं, कमरे होते हैं पूरे उसको क्लोज करते हैं, या उसमें इस टाइप का बड़े बड़े बना दिया था। अब तो खैर वो स्टील वगैरह की बड़ी बड़ी टंकियां टाइप होती हैं, या आप देखिए गांव में उपलो वगैरह को सेव करने के लिए आपने देखा वो एक उसका वो बना देते हैं काऊ डंग का। तो वो चीजें हैं, वही सिस्टम है जिसको हम इतने एंशिएंट पीरियड से टाइमली लोग अपने सिस्टमैटिक तरीके से उसको फॉलो करते आते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जो नगर का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। यू वांट टू ब्रेक फॉर 5 मिनट या कंटिन्यू करें? कितने बच्चों की वो बची है अटेंडेंस? मतलब स्लोली एंड स्टीडीली ये कल्चर यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता। हम और आप कितने लोग अरबी भाषा बोलते हैं, है ना? हम और आप कितने पर्शियन वर्ड्स यूज करते हैं, कितनी इंग्लिश बोल जाते हैं, बीच में पता ही नहीं चलता, हिंदी आधी रह जाती है। तो ये होता है कि सब कल्चरल इम्पैक्ट है। मैम इससे पिछले ऑप्शन में क्वेश्चन और आता है कि जो तो इतिहास लेखन में भी मुजफ्फरनगर से है काफी यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जिससे मतलब एक तरह से सिलेक्टिव दोनों को कंपेयर करके उनका रिपोर्ट डाला है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सुमेरियन सभ्यता को मानते हैं कि इसका कहीं ना कहीं आगे उन्होंने इसका क्रिएट कब हुआ आता है, धरती उन्होंने ही विकसित की थी, तो राइटर है। अभी आपको बताया विश्व की कुछ इतिहास का भी मानते हैं, लेकिन हम लोग के बीच में देखने में काफी सारे डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि सुमेरिया की सभ्यता जो है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं वहाँ के मकानों का, नालियों का जो डिजाइन है और जो बड़ी बिल्डिंग की करते हैं, तो वो इंडस बहुत ज़्यादा बेटर है, लाख गुना बेटर होती है। तो अगर वो लोग इसके ओरिजिनली इसके जन्मदाता थे इस सिविलाइजेशन के, तो उन्होंने फिर यहाँ इतना बढ़िया क्यों बनाया, अपने यहाँ बेकार क्यों बनाया? तो वो अपना बेटर बनाते ना, हमारा सेकंड नंबर पे बनाते। लेकिन अगर वो और भी बहुत सारी चीज़, मैंने सबसे बड़ी बात भाषा का ही देखी है। अगर लैंग्वेज सेम थी तो फिर सुमेरिया में और यहाँ पे सेम लैंग्वेज नहीं चलाई, वही लोग तो बोल रहे थे, है ना? तो ये चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जैसे कि मैंने, इससे ये कुछ एक्सटेंट्स आपको देखेंगे जगह जगह कि सुमेरियन लोगों के लिए बोला जाता है कि क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें एक दूसरे के आपस में इंटरएक्सचेंज हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर वही लोग थे तो सेम लैंग्वेज लेकर आते, सेम डिजाइन ऑफ सिटीज लेकर आते, थोड़ा बेटर बना दिया, लेकिन यहाँ फार बेटर है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। और भाषा है,
लोगों का जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, वो डिफरेंट है कम्प्लीटली। और डिजाइनिंग ऑफ द टाउन प्लानिंग है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट है। और गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, उनकी पूजा पाठ की अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें हैं हमें डिफरेंट दिखाई देती हैं। तो इसलिए हम उन्हें कम्प्लीटली इम्प्रेशन कह सकते हैं, प्रभाव कह सकते हैं, क्योंकि आपस में लोग मिलते जुलते थे। देखो ये तो बच्चों वैसे भी अगर आप कम्प्लीटली देखिए ना, अगर हम 2-4 महीने 2-4 साल अगर हम मान लो चाइना लेकर आ जाएं या किसी डिफरेंट ऐसे हिस्टोरिकल यूनान रहकर आ जाएं, ग्रीस रहकर आ जाएं, वहाँ की 10 चीज़ें तो हम सीख कर आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ये कल्चरल इम्पैक्ट तो बहुत इजीली होता है। हमें जो चीज़ अच्छी लगेगी ये बहुत बढ़िया है, ये तो हम ऐसा करेंगे, ये तो हम लेकर जाएंगे, ये तो हम सीखेंगे, तो ये चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन अगर हम उस तरीके से देखेंगे उसको, तो पूरी सिविलाइजेशन अगर उनका इम्पैक्ट देखें तो वो पॉसिबल नहीं दिखाई। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। थोड़ा सा भी टाइम हम लोग में जो लोग हैं उनके जो मकानों की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आर्यंस ने उनको दुर्ग नाम दिया है। तो मैंने आपको बताया कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो मेन बिल्डिंग्स हैं, जो मेन सिटीज हैं, वहाँ पर हमें 2 टाइप के मकान दिखाई देते हैं। एक तो जो टीले के ऊपर बने हुए हैं और एक जो टीले के नीचे बने हुए हैं। प्रॉब्लली उसके पीछे जो बड़ी बिल्डिंग्स थी, जैसे मैंने बताया कि सभा भवन है मोहनजोदड़ो का, जैसे हमने ग्रेट बाथ देखा है, या उनके मेन जो बड़े लोग थे, जो मैंने अभी आपको कहा कि जैसे सिस्टमैटिक इतना ज़्यादा था पूरा का पूरा टाउन प्लानिंग कि वो किसी बिना कमेटी या कोई हेड के बिना पॉसिबल नहीं था। तो उन लोगों के मकान, थोड़े बड़े साइज के मकान जो है वो अपर जो तिरल या हम जिसे किला कह रहे हैं, उस दुर्ग के हिस्से में बने हुए ग्रेनरीज, ताकि गेहूं जो है या कोई भी अनाज जो स्टोर करके रखा गया है, अगर वो नीचे सिंधु घाटी में मान लीजिए किसी प्रकार की बाढ़ बहुत आती थी, आर्यंस के समय में भी हम देख रहे हैं कि फ्लड का हमें कई जगह वहाँ पर दिखाई देता। सिंधु नदी बहुत विशाल रिवर थी, जैसे हमें कई जगह के डिस्क्रिप्शन में तो वो उसको समुद्र के समान बता रहे, इतनी वाटरी रिवर थी। तो वहाँ पर इतनी बड़ी रिवर में लगातार कभी कभी और बारिशें उस समय बहुत होती थी। अभी तो वेदर मॉनसून का सिस्टम बिगड़ गया, लेकिन तब तो बारिशें भी लंबी चौड़ी होती थी। तो इससे उनको नगर डूबने का खतरा रहता था। और जो ग्रेन है, वो जो अनाज है नीचे भीगने का खतरा रहता, तो उसको ये लोग अपसाइड एरिया में बनाते थे। जैसे सिंपली अगर मैं घर के डिजाइन की बात करूं तो वर्गाकार स्थिति में होते थे घर, जैसे बिल्कुल सिंपल, हर जगह रोड्स, जैसे अभी मैं बात करूं कि मीडिया की सभ्यता में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं दिखाई देती मेसोपोटामिया में, लेकिन यहाँ दिखाई दे रही है। पूरे स्क्वायर शेप में ऐसे बिल्डिंग्स काटी गई हैं, उनके बीच में पतली पतली ऐसे सड़कें हैं और बीच में मकान बने हुए हैं। पीछे की तरफ पतली रोड्स हैं और फ्रंट में चौड़ी सड़कें, लगभग इतनी चौड़ी जिसपे बैलगाड़ी आराम से आ जा सके, क्योंकि हमें पता है कि व्हील का आविष्कार हो चुका था, बैलगाड़ी में लोग सामान अपना उठाते थे। सड़कें जो है नॉर्मली जो है 9 मीटर के लगभग उनको चौड़ाई मिलती है, जो बड़ी सड़कें जिसे हम राजपथ कहते हैं, जो इस टाइप की बड़ी सड़क जो सेंटर में निकल के आती है। और वैसे नॉर्मली जो रोड्स हैं लगभग जैसे अदर्स जो है जितने 2.75 मकान बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट पे थे, लेकिन सारे मकान सेम है ऑलमोस्ट। कहीं कहीं डबल स्टोरीज मकान दिखाई देते जो बड़े लोगों के या रिच लोगों के रहे होंगे, लेकिन हर मकान में सेंटर में आंगन है, आंगन के सब तरफ कमरे हैं, एक किचन है, स्नानागार दिखाई देता है। कुछ घरों में हमें मोहनजोदड़ो में जो कुएं भी दिखाई देते हैं, लेकिन हड़प्पा में भी नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब वाटर फैसिलिटी भी घर के ही अंदर थी। सबसे अच्छी जो इस व्यवस्था में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम, जो कि विश्व में अभी तक भी, अभी मॉडर्न नगरों में भी हम अपने यहाँ नहीं देखते कि इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। सब नालियाँ चौकी पड़ी रहती हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, लेकिन इनका ड्रेन सिस्टम बहुत अच्छा था। घर में जितने भी जो वॉशरूम्स हैं, बाथरूम बनाए गए थे, या किचन का जो पानी आता था वो पतली पतली नालियों से जो है घर के पीछे की तरफ या मेन उसमें जो आता था। और सड़क पे बिल्कुल बच्चों सिस्टमैटिक तरीके से बीच में 9 मीटर की चौड़ी सड़क और साइड में चौड़ी चौड़ी नालियां होती थी, जिनको प्रॉपर तरीके से कवर किया जाता था। सेंटर में कुछ डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि कुछ मीटर की डिस्टेंस पे उन्होंने मेन होल बना रखे थे जहाँ गड्ढे होते थे गहरे। अगर इस नाली में गलती से कोई कूड़ा आ गया है तो वो मेन होल में इकट्ठा हो जाता था, उसका ढक्कन हटा के वहां से कूड़े की सफाई की जाती थी। ये कूड़ा अभी भी वहां पर, जब बहुत लंबी चौड़ी इतनी हजारों साल बाद जो खुदाइयां हुई हैं, तो भी वहां उसके अवशेष किसी न किसी फॉर्म में जो मिले हैं, जो ये बताता है कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होता था। घर की छोटी छोटी नालियां बड़ी नाली से जोड़ के उसमें आके उसका पानी गिरता था। तो ये सिस्टम ये शो करता है इतनी अच्छी व्यवस्था विश्व की किसी और सभ्यता में हमें आसपास ना मिस्र में दिखाई देती है, न सुमेरिया में दिखाई देती है, न चाइना में दिखाई देती है, जैसे कि हमें भारत में इस सिविलाइजेशन में हमें दिखाई देती है। सेकेंड चीज है इसके बिग बाथ, जो कि यहाँ पे हमें मोहनजोदड़ो से बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला है, जो कि लगभग 11 मीटर लंबा है, लगभग 11.88 मीटर उसकी लंबाई मिलती है।
7 मीटर लगभग उसकी चौड़ाई है और लगभग 2 से 3 मीटर उसकी गहराई है। जैसा आप लोग स्टूडेंट्स आजकल भी देखते हैं कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस पे अगर हिंदूज के या मुस्लिम किसी भी रिलीजियस का हो, जनरली आप देखिए कि कई जगह होता है कि बिना नहाए आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी गर्म पानी के स्रोत वगैरह आप इंडिया में कई जगह आप ये ट्रेंड देखते हैं कि वहाँ इस टाइप के कॉमन बाथ बनाए जाते हैं जहाँ रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं। लोग उसके बाद वहाँ से स्नान करके पवित्र होकर ही पूजा पाठ के लिए जाते हैं। क्योंकि जस्ट हम इसके बैक साइड में हमें पुरोहित आवास दिखाई देते हैं लगभग नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, जहाँ पे हमें दिखता है कि लगभग ऐसे कोई बड़ा सा एक आंगन है, उसके आसपास 7-8 कमरे, बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, चबूतरे बने हुए हैं, जो कि ये शो करता है कि वहाँ डेफिनेटली एक रिलीजियस सेरेमनी के बाद वहाँ पे पुरोहित जो है वो रहते थे या वहाँ पे डिस्कशन होते थे या किस टाइप की रिलीजियस सेरेमनी होती थी, वो एक अलग बात है। 5 बच्चे रह रहे हैं जिनकी अटेंडेंस नहीं आई है। बुलंदशहर के रह रहे हैं ना, कोई नहीं कर। तो इस टाइप की रिलीजियस सेरेमनीज जो है हमें वहाँ पर दिखाई देती हैं। इसमें भी पास में एक नहर थी इस मोहनजोदड़ो के पास में ही, जहाँ से बड़ी बड़ी नालियों से साफ पानी आने की व्यवस्था थी, कुएं थे, कुओं से पानी आता था। और एक साइड से हमें ड्रेनेज सिस्टम भी दिखाई देता है, जहाँ से जब नहाने की साइड में ब्लॉक रहता था इसकी पट्टियों से जो ईंटों की जो पतली पतली बनाई जाती थी, और जब लोग उसके बाद वो रिलीजियस सेरेमनी हो जाती थी उसके बाद मुझे पानी निकालने की प्रॉपर व्यवस्था थी। तो इस तरीके से जो बड़ा बाग बनाया गया, इसके आसपास कुछ कमरे रूम्स के एविडेंसेस मिले हैं, ताकि वहाँ पे चेंज रूम बनाए गए थे। मतलब जैसा सिस्टम हम आज देखते हैं, एक्चुअली हम लोग भी बेसिकली उस सिस्टम को फॉलो करते हैं जो प्राचीन काल से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे समाज में वो प्रचलित होता रहा। जिसको तो ये देखिए कि आप कितना एडवांस तरीका, मैं आज से कई हजार बिफोर क्राइस्ट भी 3000 या 2500, किसी बुक में आपको 3000 के आसपास डेट मिलेगी, कहीं 2750 से मिलेगी। हर राइटर का अपना तरीका होता है लिखने का। कहीं 2500 पुरानी किताबों में 2500 BC बिफोर क्राइस्ट भी इसकी डेट मिलेगी, कि जहाँ से हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हमें जो इंस्टांसेस हैं, उदाहरण जो है मिलने हमें शुरू हो जाती हैं। लेटर ऑन एंड में हमें 1750 डेट मिलेगी किसी नई बुक में, कहीं 1500 से हम मानते हैं कि आर्यन आने शुरू हो गए थे। और ये डेट्स जो है हमें अलग अलग डेट कई बार आपको दिखाई देंगी, नई पुरानी किताब में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखाई देता है। इसीलिए मैक्सिममली इस टाइप के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जनरली आएंगे भी तो जो चीज आपको सबसे मोस्ट करेक्ट नए राइटर के हिसाब से अगर पूछे तो आप उसको देख कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये उसमें दिखाई देता है। एक इसके अलावा हमें वहाँ पे, जैसे मैंने ग्रेविटीज का आपको बताया, बिग बात के अलावा ये 45 मीटर हमें काफी सारी ग्रेविटीज के हमें हड़प्पा से सबसे ज्यादा लेते हैं एग्जाम्पल। थोड़ा सा होल चौड़ा सा जिसे बाद में कवर कर दिया जाता था और उसको बचाया गया था कि उसमें पानी ना आ पाए, इसलिए उसकी डेकोरेशन या डिजाइनिंग उसके स्टेप से बनाई गई थी ताकि उसमें पानी ना आए और वो अन्न जो है उसमें काफी समय तक सुरक्षित रहे। इस टाइप की ग्रेविटीज हमें और भी कई जगहों से मिली है। सबसे ज्यादा हमें हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और भी कई सारी, जैसे धौलावीरा का मैंने आपको नाम लिया, कई जगहों से हमें इस टाइप की जगह जगह मिलती है। नेक्स्ट जो हम एक डिस्कशन करेंगे यहाँ पे इसी के नॉर्थ ईस्ट साइड में हमें पुरोहितों के आवास, जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में एक बरामदा है और 6-7 कमरे हमें आसपास मिलते हैं। ये पुरोहितों के आवास की या उनके रहने की हम बार बार नाम ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो रिलीजियस टेक्स्ट हमें जो वो भी वहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं, स्टैचूज जो भी हमें खुदाइयों के दौरान मिले हैं। आपने एक स्टैचू देखा होगा उसमें जिसमें एक बहुत ही गंभीर सा फेस लिए हुए पुरोहित का है स्टैचू, जो उन्हें एक साइड में एक शॉल जैसा कुछ कपड़ा ओढ़ा हुआ है, गले में उनके कुछ है और उनकी गंभीरता, उनके एक्सप्रेशन, उनका द वे ही स्टैंडिंग और सिटिंग इन व्हाट वे, वो ये शो करता है कि वो कोई ऊंची पोस्ट के व्यक्ति थे। क्योंकि जैसा फिर बार बार मैं कह रही हूँ, जैसे कि और अच्छे राइटर से किताबों में इसको डेपिक्ट किया गया है कि इतना सिस्टमैटिक नगर कहीं पर भी बिना किसी कमेटी, बिना किसी हायर रेपुटेटेड पर्सन के बिना इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो मेंटेन रह पाता होगा। वैसे कि रिलीजियस एविडेंसेस सेरेमनीज वहाँ कई टाइप की होती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बिग बात का एग्जांपल दिया है। कई जगहों से हमें यज्ञ वेदियों जैसे मिले हैं, छोटे छोटे शिवलिंग जैसे गोल पत्थर मिले हैं जो यज्ञ वेदियों के आसपास बिखरे हुए मिले हैं खुदाइयों के दौरान। तो जो ये बताता है कि इस टाइप के जादू टोना जो भी आदिम इनके विश्वास थे, पीपल के वृक्ष की पूजा, माता देवी की पूजा, उनसे संबंधित कुछ कुछ सेरेमनी से करते रहते थे। तो उन्हें कौन करवाता था? तो उनको करवाने के लिए इसी टाइप के पुरोहित, जैसे हमें कई जगह इस टाइप की डिफरेंट उसमें हमें कई मूर्तियां हमें इस टाइप की मिली हैं सेम टाइप की, जो ये बताता है कि कुछ इस टाइप के लोग थे जो इन धार्मिक कार्यों में इंटरेस्ट रहते थे और लोगों को करवाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं चलमुदड़ो की बात एक और कर लेते हैं। चलमुदड़ो भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो मैं नोट करके लाई थी यहाँ पे
जो कि अर्नेस्ट मैके ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी। ये भी बहुत फेमस हिस्टोरियन है। 1946 में, जो मैंने तुरंत आपको बताया था कि तुरंत आज़ादी से पहले जो लास्ट खुदाई इनके द्वारा करवाई गई थी, यहाँ पे एक बीट फैक्ट्री मिली है बहुत बड़ी, जो कि बीट्स का काम बहुत होता था। मनके बनाने हम जानते हैं ना आप लोग, गाँव में ग्रामीण समाज में आप अभी भी देखिए, जो अभी अब तो खैर लेटेस्ट फैशन में भी आ गए हैं, लेकिन छोटे मनके डिफरेंट स्टाइल के बनाना, जो शेल्स मिलते हैं समुद्री किनारों पर, बलूचिस्तान की बेल्ट में, गुजरात में, धौलावीरा, जो और जगह मिली हैं, वहाँ तो हमें साइड में इतनी ज्यादा बीट फैक्ट्री के एग्जांपल्स मिले हैं, जो कि समुद्र से मिली हुई चीजें, छोटे शेल्स मिलते थे, उनसे इस टाइप के ऑर्नामेंट्स बनाने का भी वो काम करते रहते थे। तो वो बीट फैक्ट्री हमें ज्यादातर यहाँ से ही कहाँ पर उनके एंट्री कर दीजिए। ऐसा मैंने बहुत पढ़ा है, ये सिंधुवाड़ी सेंटर में थी, धर्मनिरपेक्ष के मतलब रजिस्टर में धर्मनिरपेक्ष लेकिन एविडेंस दिखाते हैं कि हम पूजा पाठ नहीं करते। तो एविडेंस क्या बताते हैं? पूजा पाठ तो होती है, बिल्कुल, कोई धर्मनिरपेक्ष कौन कहता है? मतलब हमको पढ़ा है। ठीक है, ये देखिए राइटर का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और बताइए क्या पूछ रहे हैं? मैंने यही पूछा था कि जब उसमें पूजा हो रही है तो धर्म में कैसे होता अब है? तो मैं तब हम अभी तक काफी सारी बुक्स इस बारे में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। हमने अभी तक कहीं कोई अच्छे राइटर में धर्मनिरपेक्ष वाला नहीं पढ़ा। धर्मनिरपेक्ष तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते। अगर कोई कहता भी है तो उसको हम काट सकते हैं इस बात को, क्योंकि जब हम इतने सारे एविडेंसेस देख रहे हैं, पुरोहित ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, यज्ञ वेदियां हमें दिखाई, कालीबंगा से बहुत सारी मिलती हैं, और भी 2-4 साइट्स के नाम आपको कल और बताने के लिए टाइम हो गया है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब इतने सारे पूजा पाठ के मात्र देवी की पूजा हम बता रहे हैं, और हम देख रहे हैं कई सारी फिगर्स हैं, ह्यूमन गॉड्स हैं। एक पशुपति की सीन मिली है, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, आसपास 6-7 रुपये 4-5 एनिमल्स बने हुए हैं, जिसके हम शिव का आदि रूप कहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम धर्म, ये है कि कोई भी धर्म जिसमें आदि विश्वास होते हो, आज भी आप गाँव वगैरह में आप जाइए, ये समाज उसी समाज को डिपिक्ट करता है। बच्चों प्लीज 2 मिनट में फिनिश कर रहे हैं कि गाँव वाले में आप आज भी देखिए वट वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, कभी आंवले की पूजा, बिहार में आप देखिए, बिहार साइड में ये हमारा नेचुरल जो ये गॉड खाते हैं, पीते हैं या रहते हैं धरती पे। सूर्य एक भगवान है, जो अगर सूर्य का प्रकाश एक हफ्ते ना आए तो धरती कैसी हो जाएगी, और 1 साल ना आए तो हम सब जमने ही लग जाएंगे। तो यानी उन्होंने इन सब चीजों का महत्व समझा था। तो इसको धर्मनिरपेक्ष तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। सारे देवी देवताओं की आदिम विश्वास जो है, सूर्य का गॉड कहीं पर हमें दिख रहे हैं, कहीं हम वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, बैल की पूजा कर रहे हैं, कहीं एक जगह हमें व्याघ्र दिखाई दे रहे हैं, पशुपति नाम का हमें जैसे स्टार्टिंग हो अर्ली एक हमें फेर दिख रहा है, योगी की मुद्रा दिख रही है, जो उनकी ध्यान मुद्रा दिखाती है। यहाँ के उसमें भी हैं, ओरेखा जी ने यहाँ के सामने ही म्यूजियम है आपके हिस्ट्री का, उसमें इन चीज़ों की काफ़ी सारे वहाँ पे सील्स रखी हुई है काफ़ी सारे। तो वो सब चीज़ें हम आपको कल बताएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन आप उसे धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल नहीं करेंगे। यू हैव सो मेनी एग्जाम्पल, यस यू कैन आस्क। जो हमारी सत्ता समाज था, हाँ, और कहीं ना कहीं अगर 1750 अगर उसका पतन नहीं होता और वो लोग ही वैसे ही चलते आते, जैसे अगर पतन के बाद चलते आते और आर्यों का आक्रमण उन्हें प्रभावित नहीं करता, तो क्या महिलाओं की स्थिति जैसे कि उत्तरवैदिक काल में, वैदिक काल के जीवन में खराब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो सही होगी। देखिए ये इनका अपना समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, और ये तो एक अलग बात है कि मान लो आर्यन आके को प्रभावित ही नहीं कर पाते थे, तो भी वही चलता रहता। क्योंकि यहाँ पर हम जगह जगह देख रहे जितने ह्यूमन फिगर्स में हमें विमेंस फिगर मिले हुए हैं, उतने हमें मेंस, यानी कि स्त्री की जो उपयोगिता है, उसका महत्व जो एक समाज में बच्चों प्लीज क्वाइट, वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी स्त्री का महत्व केवल ये नहीं है कि वो संतान उत्पत्ति कर रही है, संतान ही जो ये जो साइकिल है, ये अगर नेक्स्ट जनरेशन है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन है, ये उसकी इम्पोर्टेंस है। घर में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर घर के कामकाज में भी कबायली समाज था, वो यायावरी जो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, जो सिर्फ तलवार के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, जानवरों को, इंसानों को मारते हुए, अटैक करते हुए, तो वो क्या था, पुरुष प्रधान समाज था। तो इसलिए ये पूरा सिनेरियो बदला। लेकिन भारत में भी आप देखेंगे, चाहे आर्यन साइड, उन्होंने बाद में अनार्य लोगों से बहुत सी चीजें सीखी, बहुत सारे हम बाद में जब ऋग्वेद यजुर्वेद आप पढ़ेंगे या उसकी चीजें, तो आप देखना कि आर्यंस ने अनार्य लोगों के आदिम विश्वासों को एक्सेप्ट किया, नहीं तो वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वो जादू टोना, काला जादू, आडंबर, छद्म, इन सब चीजों की बात क्यों करते हैं? ये तो उनका कल्चर नहीं था, वो तो साफ कह रहे हैं हम तो वैदिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि उन्होंने अनार्य सभ्यता की बहुत सी चीजों को अपने में समावेश किया। शुरुआत में वो भले ही पुरुष प्रधान समाज था, बट लेटर ऑन दे एक्सेप्टेड द
इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन इन द सोसाइटी, है ना। तो बाद में आप फिर देखिए, और इन फ्यूचर तो आप देखिए सातवाहनों में गुप्ता समय में स्त्री की उपयोगिता फिर दिख रहे हैं, वो तो हर जगह अपने पॉइंट पे अपनी वाइफ को दिखा रहे हैं। हर्षवर्धन अपनी बहन के साथ शासन करते हैं। सातवाहनों में समाज जो है, जो भी राजा है वो अपनी माँ के नाम से जाना चाहता है। इस टाइप के बहुत सारे समाज आपको समय से मिले। भारत जो देश है, जो कल्चर है यहाँ पे, बाद में इन्हीं आर्यंस ने स्त्री की उपयोगिता को स्वीकार किया, उनके महत्व, उनके आदर को स्वीकार किया। फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद में नंबर ऑफ वुमेन्स का नाम यू कैन फाइंड, दे ऑल वर आर्यन विमेन, जिनमें गार्गी, अपाला, निवावरी, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ये सब, इन सब का नाम आप देखिए जगह जगह। ये सब विमेन्स हैं, वेरी रेपुटेटेड विमेन हैं, जो कि छंद लिख रही हैं ऋग्वेद और यजुर्वेद में। और उनका इम्पोर्टेंट याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है बहुत ही फेमस है, तो राजा जनक की सभा में जो हुआ था। तो यहाँ ने भी बात करी, ठीक है ना। तो ये एक अलग आप पूछ रहे हैं चीज कि अगर आर्य नहीं आते या आगे तो वो इस तरीके से अगर मान लो वो बढ़ते ही नहीं आगे तो आर्य फिर आगे भी तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उन्हें वहीं से वापस कर देते, लेकिन वो तो आ गए। तो लेकिन उन्होंने बाद में इस चीज को भी सिंधु घाटी के लोगों के आदिम विश्वास है जो भी उन्होंने जो उनके समाज में था, क्योंकि देखो अटैक हुआ, कुछ लोग मारे गए, लेकिन सारे लोग नहीं मारे गए। लाखों लोग थे यहाँ से वहां तक जो रह रहे थे जगह जगह पे, इतने सारे लोगों को कैसे मार पाते। वो बाद में उन्हीं के अंडर में दास दस्यु बन के रहे, उन्होंने उनके ऊपर शासन किया, तो उन्हीं को ही वो अनार्य बोल रही है, वरना किसको अनार्य बोलते हैं, ये चीज है ना। तो जहाँ अटैक की बात आ रही है आर्यंस की, वो तो एक रास्ते से आए, जो मोहनजोदड़ो इस टाइप की चीजें बीच में पड़ी, उन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन बाकी लोग तो कहीं ना कहीं जीवित, जिन लोगों पर उन्होंने शासन किया। तो यू कैन नॉट से कि सारे के सारे लोग मारे गए, ठीक है। चलिए कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर कल भी नहीं हुआ तो फिर अगर मान लीजिए, क्योंकि हमने साइड बाई साइड और भी डिस्कशन करें, तो परसों भी इसको करेंगे, कुछ नोट्स वगैरह से मैं आज देखती हूँ टेलीग्राम वाला जो आपने मुझे बताया। बच्चों कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत हो